नमस्कार छात्रों। आज हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर 2026 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। साथ ही हर प्रश्न को सरल और आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पेपर में हम बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे, जो कि कुल 8 बहुविकल्पीय प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, 1815 की वियना संधि की मेजबानी किसने की? इसमें हम देख सकते हैं हमारे सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं: नेपोलियन, मैटरनिख, मैथ्सनी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मैटरनिख। 1815 में जब वियना संधि हुई थी तो इसकी जो मेज़बानी की थी वो मैटरनिख द्वारा की गई थी, जो कि ऑस्ट्रिया के थे। और 1815 में जो वियना संधि हुई वो नेपोलियन की हार के बाद हुई थी। और जिसके बाद क्या हुआ था, यूरोप में जो पुरानी जो राजशाही वहाँ पे चला करती थी वो फिर से स्थापित हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? यहाँ पे हम 4 विकल्प देख सकते हैं: खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया एक आंदोलन था, जिसका एक बहुत अहम नारा है, करो या मरो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं: 1919, 1924, 1928, 1930। इसका सही उत्तर है 1928। साइमन कमीशन जो कि भारत में 1928 में आया था, और इसका भारत में आने का जो प्रमुख कारण था वो भारत में होने वाले जो भी संवैधानिक सुधार थे, उस समय जो भी संविधान में जो सुधार किए जा रहे थे उनकी समीक्षा करना। और इसका हमने देखा कि भारत में बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारों द्वारा इसका विरोध जताया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं: ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, भारत। तो इसका सही उत्तर है चीन। मुद्रण यानी कि जिसे हम प्रिंटिंग भी कहते हैं, मुद्रण से हमारा तात्पर्य है कि जब हम किसी लिखित सामग्री को कागज़ पे और बहुत बड़ी मात्रा में जब उसको छापते हैं तो उसको मुद्रण या प्रिंटिंग कहा जाता है, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम चीन में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा झारखंड। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। काली मिट्टी या काली मृदा, जिसको हम रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीकरण योग्य। इसका सही उत्तर है चौथा, अनवीकरण योग्य। अनवीकरण संसाधनों से हमारा तात्पर्य उन संसाधनों से है जो अगर एक बार समाप्त हो जाए तो इन्हें हम लंबे समय तक पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। और इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा और लौह अयस्क, जो कि हमें इस प्रश्न में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कौन सी दलीय प्रणाली है? पहला एक दलीय प्रणाली, दूसरा द्विदलीय प्रणाली, तीसरा बहुदलीय प्रणाली, चौथा ये सभी। तो इसका सही उत्तर है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली से हमारा तात्पर्य
उस प्रणाली से है जिसमें दो या दो से अधिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। जैसा हमें भारत में देखने को मिलता है कि जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारी पार्टियां जो हैं इसमें भाग लेती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आती है? पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, चौथा बाकी बचे विषय। इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से हमारा तात्पर्य उस सूची से है जिसमें जो निर्णय होते हैं वो केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों द्वारा लिए जाते हैं। इसमें आने वाले कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे वन, विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, श्रम कानून और शिक्षा, जो कि इस प्रश्न में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, उस सूची का नाम बताइए जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जैसा हमने पिछले प्रश्न में समझा था, यह वह सूची है जिसमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों को होता है। सूचियाँ कुल 3 प्रकार की होती हैं। पहली सूची जिसमें केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है उसे संघ सूची कहा जाता है। दूसरी राज्य सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास होता है। और तीसरी समवर्ती सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। प्रश्न संख्या 3, स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उस व्यक्ति को कहा जाता है नारीवादी। प्रश्न संख्या 4, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, सत्य या असत्य? तो ये सत्य है। प्रश्न संख्या 5, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है जिसमें देशों का मूल्यांकन शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर किया जाता है। देखिए, इस प्रश्न को हम समझेंगे और कुछ चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP फुल फॉर्म के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्य है विकास, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास जैसी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना। और ये एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको हम मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें देशों का जो मूल्यांकन है वो मुख्यतः 3 आधार पे किया जाता है, शिक्षा के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे और आय के आधार पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है RTI क्या है? तो RTI का फुल फॉर्म यहाँ हमें बताना है। RTI का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में भी आप कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको याद रखेंगे। सर्वप्रथम जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो जो ये कानून है ये कब बना? तो ये 2005 में बना। दूसरी चीज़, इस कानून के द्वारा क्या किया जाता है, सरकारी विभाग से अगर हमें किसी भी प्रकार की सूचना चाहिए होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? RTI लगाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूमिगत जल और कच्चे तेल में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो इससे पहले प्रश्नों में भी हमने डिस्कस किया था अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन जस्ट उसका उल्टा है। अनवीनीकरणीय संसाधन में हमने समझा था कि अगर वो एक बार समाप्त हो तो फिर बहुत लंबे समय तक हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो नवीकरणीय संसाधन है, जैसा कि इनका नाम है नवीकरणीय संसाधन, तो हम इन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
और यहाँ हमारे पास 2 उदाहरण दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, NSS का आदर्श वाक्य क्या है? तो NSS का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू। NSS की फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकती है। यहाँ पे NSS की फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। इसके अलावा ये जो आदर्श वाक्य यहाँ पे बताया गया है नॉट मी बट यू, इसका मतलब है एक सेवा भाव जिसमें हम व्यक्ति से पहले समाज को रखते हैं। अगला प्रश्न है, कानून का शासन किस व्यवस्था में पाया जाता है? तो ये कौन सी व्यवस्था में पाया जाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का शासन पाया जाता है। कानून का शासन से हमारा क्या मतलब है? कानून का शासन से हमारा मतलब है कि कानून जो है वो सर्वोच्च है और वो सबके लिए समान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पे वो 3 नंबर वाले जो प्रश्न हमें पेपरों में देखने को मिलते हैं वो प्रश्न संख्या 10 से हमारे शुरू हो जाते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा? प्रश्न संख्या 1 जिसमें 8 बहुविकल्पी प्रश्न थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 से 9 तक जो कि फिर से संख्या में 8 थे जो कि 1 नंबर में थे। और अब प्रश्न संख्या 10 से 19 तक जो प्रश्न हम देखेंगे वो प्रश्न हमारे 3 नंबर देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 10 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, स्पिनिंग जेनी क्या थी, इसके महत्व को समझाइए। देखिए 3 नंबर के प्रश्न में और 4 नंबर के प्रश्न में हमें फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा अगर हमें इसमें अच्छे मार्क्स चाहिए। तो हम इसमें एक फॉर्मेट को लेके चलते हैं जिसमें हमारा जो सबसे पहला होगा वो होगा परिचय। उसके बाद हम जो भी प्रश्न में हमसे मुख्यतः पूछा गया है उसको लिखेंगे, उसको हम हेडिंग में लिखेंगे और उस हेडिंग को उसके बाद हम 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हर उत्तर को हम निष्कर्ष पे ख़त्म करेंगे। ये सबसे अच्छा फॉर्मेट माना जाता है और इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न था स्पिनिंग जेनी क्या थी, इसके महत्व को समझाइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं परिचय। औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र उद्योग में सूती की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। हाथ की कताई इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। इसी समस्या के समाधान के रूप में स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किया। तो पहले हम परिचय में यहाँ पे बता रहे हैं कि जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन से शुरुआत हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति के आने की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा पे फैक्ट्रियाँ लगने लगी और फैक्ट्रियाँ लगने लगी तो बहुत सारी वहाँ पे जो मशीनें थी जो वस्त्र बनाया करती थी वो बहुत तेज़ गति से और बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने लगी, जो कि हाथ से होने वाली कताई से बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे एक मशीन के बारे में बात की गई है जिसको हम स्पिनिंग जेनी नामक मशीन से के नाम से जानते हैं। तो स्पिनिंग जेनी नामक जो मशीन थी उसने क्या किया, जो जो उत्पादन हाथ से नहीं हो पा रहा था, जो उत्पादन हमें हाथ से नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। परिचय। औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र उद्योग में सूत की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। हाथ से कताई इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। इसी समस्या के समाधान के रूप में स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार हुआ। तो जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो उस समय क्या हुआ, धीरे धीरे जो वस्त्र उद्योग था वहाँ पे सूत की मांग बहुत ज़्यादा होने लगी थी। सूत की मांग बढ़ तो रही थी लेकिन उसका उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस समय जो भी सूत बनाया जाता था, सूत काता जाता था, वो सब किससे किया जाता था, हाथ से किया जाता था। तो इसी समस्या के निवारण के लिए एक आविष्कार हुआ और वो आविष्कार किस मशीन का हुआ था, स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का हुआ था। अब यहाँ हमने ये तो बता दिया कि स्पिनिंग जेनी क्या थी। दूसरा हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि इसके महत्व को समझाना है। तो अगली हेडिंग हमने यहाँ पे क्या बनाई है, महत्व।
महत्व को हमने फिर से 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम बताएंगे स्पिनिंग जेनी का अर्थ क्या है और इसका आविष्कार किसने किया था। देखिए, स्पिनिंग जेनी जो है वो एक यांत्रिक कताई मशीन थी जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा किया गया था। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, जो कि मुख्यतः कताई यानी कि स्पिनिंग के लिए इसका इस्तेमाल, सूत से जो धागा काता जाता है, सूत से जो धागा बनाया जाता है, उसके लिए एक मशीन तैयार की गई थी जिसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। और इस मशीन से हम क्या कर सकते थे? एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है? बहुत सारे धागे काट सकता है। इससे पहले क्या होता था? बहुत सारे व्यक्ति काम करते थे लेकिन उत्पादन उतना नहीं हो पाता था। तो इससे क्या हो गया? एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई काम में, ठीक है। उसके अलावा दूसरा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। स्पिनिंग जेनी के प्रयोग से कम समय में अधिक मात्रा में सूत तैयार होने लगा। इससे वस्त्र उत्पादन में तेज़ी आई, कपड़ों की उपलब्धता बढ़ गई और साथ ही क्या हो गया? कपड़े जो थे वो काफ़ी सस्ते भी होने लगे, क्योंकि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से उत्पादन बढ़ रहा था। बहुत कम समय में हम क्या कर सकते थे? जो सूत था उसको तैयार करने लगे। तीसरा है, औद्योगिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इस मशीन की वजह से क्या हुआ? जो घरेलू उद्योग थे वो भी किस में बदल गए? कारखानों में बदल गए। और इससे जो मशीनों पर आधारित उत्पादन प्रणाली विकसित हुई, औद्योगिक क्रांति को मजबूती मिली। अब धीरे धीरे से क्या हुआ? जो घरेलू जो उत्पादन जो भी था वो भी किस में बदल गया? कारखानों में बदल गया। और अब क्या हुआ? सारी चीज़ें मशीनी आधारित हो गई, और मशीन पे आधारित हो गई तो इससे क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति को बल मिला। और अंत में हम क्या करेंगे? हर उत्तर में निष्कर्ष बताएंगे। तो स्पिनिंग जेनी ने वस्त्र उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाके औद्योगिक व्यवस्था की नींव रखी, यानी कि औद्योगिक उत्पादन को, औद्योगिक क्रांति को इसने बढ़ावा दिया। इसने जो उत्पादन था उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया। इसने अधिक मात्रा में जो सूत था वो तैयार किया, कपड़े सस्ते होने लगे, और जो धीरे धीरे जो घरेलू कार्य था वो सब किससे होने लगा? मशीनों से होने लगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, मार्टिन लूथर ने धार्मिक सुधार आंदोलन में मुद्रण कला का उपयोग कैसे किया? परिचय। मुद्रण कला के विकास से विचारों को व्यापक स्तर पर फैलाना संभव हो गया। यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान मार्टिन लूथर ने मुद्रण कला का अत्यंत प्रभावी उपयोग किया। इससे पहले भी हमने बहुविकल्पी प्रश्न में मुद्रण कला के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने समझा कि जो मुद्रण कला है या मुद्रण है, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम चीन में की गई हुई थी। और मुद्रण से हमारा तात्पर्य है कि जब हम किसी लिखित सामग्री को कागज़ में बड़ी संख्या में छापते हैं, उसको मुद्रण या प्रिंटिंग कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि जब मुद्रण कला आई तो उसको फैलाने में, उसको बढ़ाने में जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। किस तरीके से उन्होंने ये कार्य किया ये हम समझेंगे। धार्मिक सुधार आंदोलन में मुद्रण कला का उपयोग। पहला, धार्मिक पुस्तिकाओं और पर्चों का प्रकाशन। मार्टिन लूथर ने चर्च की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार की आलोचना करने वाली पुस्तकें छपवाई, पर्चे छपवाए। ये पर्चे बड़ी संख्या में तैयार होके कहाँ पहुँचे? आम लोगों तक पहुँचे। तो जब धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई, धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, तो यहाँ क्या देखने को मिला? यूरोप में जो बहुत समय से चर्च की जो कुरीतियाँ थी, वो जो चली हुई आती थी, उनका विरोध हमें पहली बार ये देखने को मिला कि उनका विरोध किया गया। और उस पर एक समाज सुधारक थे जिनका नाम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, मार्टिन लूथर। उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इसकी वजह से क्या हुआ? चर्च की जो गलत नीतियाँ, भ्रष्टाचार, जो अभी तक किसी के भी द्वारा जिसका विरोध नहीं किया गया था, तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया? अपनी पुस्तकों और पर्चे छपवाए और उनमें क्या किया? इनका विरोध किया। क्योंकि ये जो पुस्तक हैं और ये जो पर्चे हैं ये आम जनता तक पहुंचते थे, और इससे क्या हुआ? आम लोगों में भी
जो कर चर्च की जो भी गलत नीतियाँ थी, जो भी गलत बातें थी, उनका विरोध उन्होंने भी शुरू किया। अगला पॉइंट देखिए, विचारों का तेज और व्यापक प्रसार। मुद्रण कला के कारण लूथर के विचार बहुत कम समय में पूरी जर्मनी और यूरोप के अन्य भागों में फैल गए। इससे लोगों में धार्मिक जागरूकता और असंतोष बढ़ा। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो इसके विचार थे वो क्या हुआ, बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्षेत्रों जैसे जर्मनी, यूरोप में फैल गए। और धीरे धीरे जो अंधविश्वास जो लोगों का था वो हमें देखने को मिला कि धीरे धीरे क्या हुआ, कम होने लगा और लोग अब जागरूक होने लगे। जब वो जागरूक होने लगे, उन्हें चर्च की कमियां पता चलने लगी, तो धीरे धीरे अब क्या हुआ, उनमें असंतोष भी बढ़ने लगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चर्च की सत्ता को चुनौती। लूथर के विचारों ने कैथोलिक चर्च की निरंकुश शक्ति को चुनौती दी। इससे धार्मिक सुधार आंदोलन को जन समर्थन मिला और चर्च की पकड़ जो थी वो कमज़ोर हो गई। तो यहाँ पे लूथर के विचारों की वजह से क्या हुआ, जो कैथोलिक चर्च था जिसका प्रमुख कौन हुआ करता था, पोप हुआ करता था, तो वो क्या था, बिल्कुल निरंकुश था, उसकी शक्ति पे कोई भी अंकुश नहीं था। वो गलत सही जो भी चाहे वो कर सकता था, उसको प्रमुख माना जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, पहली बार धार्मिक सुधार आंदोलन के शुरू होने की वजह से मार्टिन लूथर ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से क्या किया, चर्च की जो भी कमियां थी, जो भी पोप के जो निरंकुश शासन थे, उनको चुनौती दी। और इसका उसको जन समर्थन बहुत ज़्यादा मिला, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका समर्थन किया। और धीरे धीरे इसकी वजह से क्या हुआ, चर्च की जो पकड़ थी, जो शक्ति थी, वो क्या हुई, कम हुई। और इसके साथ ही हमें जो एक और नया ग्रुप हम कह सकते हैं देखने को जो सामने आया, उस ग्रुप का नाम था प्रोटेस्टेंट ग्रुप। क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्रोटेस्टेंट ग्रुप। और ये जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप था उसने किसको प्रमुख माना, बाइबल को इसने प्रमुख माना। निष्कर्ष में हम देखते हैं, मुद्रण कला ने धार्मिक सुधार आंदोलन को सीमित वर्ग से निकालकर जन आंदोलन में बदल दिया। इससे पहले हम क्या देखते थे, जो मुद्रण कला थी, जो मुद्रण था, जो प्रिंट था, वो सिर्फ कहाँ तक था, जो अमीर वर्ग थे, जो सीमित वर्ग थे, जो चर्च में जो बहुत ऊंचे पदों पे आसीन जो लोग थे, उन तक ही मुद्रण जो प्रिंट था वो पहुंच पाता था। जो पुस्तकें थी, जो किताबें थी, जो रचनाएं थी, वो पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से लोग अज्ञानता में डूबे हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ, मार्टिन लूथर ने अपनी पुस्तकें और पर्चे छपवाए, तो अब ये धीरे धीरे सीमित वर्ग से निकल के कहाँ पहुँच गया, एक जन आंदोलन बन गया। पहले इसमें क्या था, कुछ ही लोग इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब इसमें जो आम जनता थी, जो गरीब लोग थे, वो भी सभी जुड़ गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। तो परिचय से हम अपने आंसर को शुरू करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और देश की बड़ी जनसंख्या किसानों पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने कई संस्थागत सुधार किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे जो हमारी प्राथमिक क्रिया है वो कौन सी है, वो भी कृषि है। तो इसमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है और सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसे कदम, ऐसे सुधार लाए जाते हैं, जो कि इस उत्तर में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये पहला है सहकारी ऋण संस्थाओं की स्थापना। सरकार ने सहकारी समितियों, ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया। इससे किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम हो गई। तो सरकार ने क्या किया, सबसे पहले कुछ सहकारी समितियां, जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमारा मतलब है जहाँ पे कुछ लोग जो आपस में अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मिलकर काम करते हैं और उनके जो आर्थिक हित होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक समान ही होते हैं। तो इस तरीके की जो समितियां होती हैं उनको हम कहते हैं सहकारी समितियां। इसके अलावा ग्रामीण बैंकों, इनको बनाया गया और यहाँ पे क्या किया गया, लोगों को कम ब्याज दर जो है उस पर ऋण दिया गया।
और इससे क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ करता था, जो किसान था वो किस पे पूरी तरीके से निर्भर था, साहूकारों पे निर्भर था। अब साहूकार क्या करता था, जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उन्हें जब ज़रूरत पड़ती थी ऋण की तो उन्हें बहुत ऊंची दर पे ब्याज दिया करता था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, सुधार में क्या किया गया, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया। अगले पॉइंट में देखते हैं फसल बीमा योजनाएं। फसल बीमा योजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ से होने वाली नुकसान की भरपाई की जाती है। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। तो अब सरकार ने क्या किया, जैसे बीमा होता है तो कृषि में भी हमें देखने को मिला कि फसलों से जुड़े हुए बीमा योजनाएं शुरू की गई। अब इससे क्या होता था कि अगर कभी प्राकृतिक आपदाएं आती थी, जैसे सूखा है, बाढ़ है, और इसकी वजह से क्या होता था, किसानों की जो फसलें होती थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती थी। तो किसानों की जो फसलें बर्बाद हो जाती थी उससे भरपाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक तरीके की आर्थिक सुरक्षा प्रदान की बीमा के रूप में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य, जिसको MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है। आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया, जिससे क्या हुआ, उनकी आय स्थिर बनी रहे। देखिए, न्यूनतम समर्थित मूल्य से हमारा मतलब है कि जो सरकार होती है वो क्या करती है, किसानों को जो फसलें होती है ना उसके लिए जो दाम है वो पहले ही तय कर लेती है, ताकि क्या हो कि जो किसान हैं उन्हें अपनी जो भी फसलें हैं उनका उचित दाम मिल सके। तो इससे क्या होता है, उनकी जो आय है वो स्थिर बनी हुई रहती है। निष्कर्ष देखेंगे, इन संस्थागत सुधारों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और किसी कृषि क्षेत्र को मजबूती मिली। तो ये जो संस्थागत सुधार जो सरकार द्वारा कृषि में किए गए थे, इससे क्या हुआ, उनकी एक तो आर्थिक स्थिति जो अच्छी नहीं थी वो भी सुधरी, और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में भी क्या हुआ, हमें बहुत ज़्यादा विकास देखने को। प्रश्न संख्या 13, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें परिचय देखते हैं। वन प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। संरक्षण के आधार पर भारत में वनों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें 2 प्रकार के वनों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला हम जानेंगे आरक्षित वन और दूसरा हम जानेंगे अवर्गीकृत वन। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो संसाधन हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ संसाधन प्राकृतिक होते हैं, कुछ संसाधन मानव निर्मित होते हैं। तो वन कैसे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, और इनका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, पर्यावरण संतुलन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अब मुख्यतः हम वनों को विभिन्न आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में हम किस आधार पर बांट रहे हैं, संरक्षण के आधार पर हम इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटेंगे, जिसमें 2 श्रेणियाँ इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे। पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन का स्वरूप, तो देखिए, आरक्षित वन वह होते हैं जिसमें सरकार द्वारा कड़े संरक्षण नियम लागू किए जाते हैं, यानी कि इसमें पूरा जो कंट्रोल रहता है वो सरकार का होता है, और बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जिस पे क्या होता है, प्रतिबंध होता है, जिसको हम नहीं कर सकते हैं, जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना और बहुत सी मानव गतिविधियाँ। दूसरे प्रकार के जो वन हैं, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वे वन होते हैं जिसमें कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं होता है, और इसमें स्थानीय जो लोग होते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो अपेक्षाकृत अधिक उपयोग की अनुमति होती है। आरक्षित वन में हमने क्या देखा, पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें सख्त प्रतिबंध देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अवर्गीकृत जो वन है, एक तो अवर्गीकृत है, इसका मतलब वर्गीकरण पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होता है, और इसमें कुछ लिमिट के साथ क्या है, उपयोग की अनुमति होती है। तो अगर हम इनकी महत्व के बारे में बात करें तो जो आरक्षित वन जो होते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, किसके कंपैरिजन में, अवर्गीकृत वनों के। प्रश्न संख्या 14,
खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परिचय। बेरोजगारी भारत की एक गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्या है जो देश के विकास में बाधा बनती है, और ये जो समस्या है वो विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। तो बेरोजगारी क्या है? एक बहुत बड़ी और मुख्य रूप से सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे देश का विकास नहीं हो पाता। तो हमें विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, जिसमें से मुख्यतः हम दो प्रकार की बेरोजगारी, पहला खुली और दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी को यहाँ पे समझेंगे। खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जब व्यक्ति काम करने में सक्षम और इच्छुक होने के बावजूद भी क्या है, रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई देता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती और उसके हटने से उत्पादन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। दोनों में अंतर, खुली बेरोजगारी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी छिपी हुई होती है और अधिकतर कहाँ पे मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, जो खुली बेरोजगारी है उसमें व्यक्ति काम करने लायक भी है, उसकी मर्जी भी है, वो काम करना भी चाहता है, लेकिन क्या हो रहा है, उसको काम नहीं मिल पा रहा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या है, व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन उसकी वहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अगर उसको काम से वहाँ पे हटा भी लिया जाए तो उत्पादन पे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लीजिए कि किसी खेत में 8 लोग काम कर रहे हैं तो भी उत्पादन उतना ही रहता है, और अगर उनमें से 3 लोग हटा लिए जाएं, यानी कि अगर वहाँ पे 5 लोग काम करें तो भी उत्पादन उतना ही रहता है। तो ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये देखने में तो लग रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके के बेरोजगार हैं, ये छुपे हुए बेरोजगार हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को आप छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्रों या ऐसे क्षेत्रों जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में हमें इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो देखने को मिलती है। और इस प्रकार की बेरोजगारी की वजह से, ये जो दोनों बेरोजगारी, इनकी वजह से क्या हो रहा है, श्रम शक्ति का क्या देखने को मिलता है, अपव्यय। यानी कि जो हमारे देश का जो लेबर है, जो श्रम है, लोग काम कर सकते हैं लेकिन क्या हो रहा है, उसका अपव्यय हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, उसका उतना ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 15, उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। परिचय। आधुनिक समय में बाजार व्यवस्था बहुत ही जटिल हो गई है, जहां उपभोक्ताओं के साथ धोखा होने की संभावना बढ़ गई है। कई बार उपभोक्ताओं को घटिया वस्तुएं, गलत जानकारी या अधिक मूल्य वसूली का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ताओं को ऐसे शोषण से बचाने के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त प्रदान किए गए हैं। देखिए आजकल के समय में हम क्या देखते हैं बाज़ार में, एक तो उपभोक्ताओं के साथ हमें धोखा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किस रूप में धोखा देखने को मिलता है, कभी तो हमें बहुत घटिया वस्तुएं दे दी जाती हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, कभी झूठी या गलत जानकारी के द्वारा जो उपभोक्ता है उनके साथ उनका शोषण किया जाता है। कई बार क्या देखना पड़ को मिलता है, बहुत ज़्यादा, कई बार जो है वो जो वस्तुएं होती हैं उनका बहुत ज़्यादा मूल्य या प्राइस उनसे लिया जाता है, और इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं सारे शोषणों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए क्या किया गया है, कुछ अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं और सेवाओं से बचाने के लिए दिया गया है जो उसके जीवन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए नकली दवाइयाँ, खराब विद्युत उपकरण या मिलावटी खाद्य पदार्थ उपभोक्ता के लिए जानलेवा हो सकते हैं। इस अधिकार के माध्यम से उपभोक्ता सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। तो पहला अधिकार क्या है, सुरक्षा का अधिकार। अब ये जो सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, मुख्यतः वो इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर ये अधिकार हमें नहीं मिलेगा तो इससे क्या हो सकता है, हमारे जीवन को और स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। जब हम इस तरीके की घटिया वस्तुएं लेंगे या गलत चीज़ें हमें बेची जाएंगी तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे जीवन पे मिलेगा, हमारे स्वास्थ्य पे मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें नकली दवाइयाँ दी जाएँ तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ेगा।
इसके अलावा हम क्या देखते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सामान हम खरीद रहे हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हमारी लाइफ को भी रिस्क है। या हम कोई खाद्य पदार्थ, कोई खाने की चीज़ लेते हैं और वो उसमें क्या हो, मिलावट होगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, जानलेवा हो जाएगी। तो इस अधिकार से क्या करते हैं, उपभोक्ता को सुरक्षित रखा जाता है और जो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला जो सामान होता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला अधिकार है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार उपभोक्ता को किसी भी वस्तु या सेवा से संबंधित सही और पूरी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसमें वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, मात्रा, निर्माण तिथि, उपयोग की विधि शामिल होती है। सही जानकारी मिलने से उपभोक्ता धोखाधड़ी से बच सकता है और सही निर्णय ले सकता है। दूसरा अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार है। अब सूचना के अधिकार से क्या होता है, जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो ये जो भी सामान बेच रहा है, जो भी एक तरीके से दुकानदार है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, हमें पूरी जानकारी दे, उस वस्तु से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी हमें दे। जैसे वस्तु की कीमत, तो हम देखते हैं जब हम सामान खरीदते हैं तो उस पर MRP लिखा हुआ होता है। उसकी क्वालिटी, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी की वो कितनी मात्रा में है, वो कब बनी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उपयोग की विधि कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें, जब हम वस्तुएं खरीदते हैं और ये सारी चीज़ें उसमें जब लिखी हुई होती हैं, तो इससे क्या हो सकता है, हमारे साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा और फिर हम निर्णय ले सकते हैं कि ये जो वस्तु है उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए अगला बिंदु है शिकायत निवारण का अधिकार। यदि उपभोक्ता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या धोखा होता है तो उसे शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता फोरम और आयोग बनाए गए हैं जहां उपभोक्ता न्याय प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार विक्रेताओं को जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। अब देखिए शिकायत निवारण, मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी और वो वस्तु किसी भी तरीके का हमें लगता है कि हमारे साथ कोई धोखा हुआ, कोई अन्याय हुआ, हमें किसी गलत प्रकार की वस्तु दे दी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम शिकायत भी कर सकते हैं। और शिकायत कहाँ कर सकते हैं, इसके लिए उपभोक्ता न्यायालय भी होते हैं जिनको हम कंज्यूमर कोर्ट्स भी कहते हैं। कुछ उपभोक्ता फोरम भी बने गए हैं, कुछ आयोग भी बनाए गए हैं जिनका कार्य क्या होता है, उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करना। और इसकी वजह से क्या होता है, जो विक्रेता हैं, जो दुकानदार हैं, जो सामान बेच रहे हैं, वो भी क्या होते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। निष्कर्ष, उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और बाजार में संतुलन बनाए रखते हैं। ये अधिकार उपभोक्ताओं को जागरूक और सशक्त बनाते हैं। एक जागरूक उपभोक्ता ही शोषण को रोक सकता है। अभी जो अलग अलग प्रकार के अधिकारों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, तो इससे क्या होता है, बाज़ार में एक संतुलन बना हुआ रहता है। क्योंकि क्या हुआ, उपभोक्ता भी जागरूक हो गया, उसको भी अपने अधिकारों की जानकारी हो गई, तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें देखने को क्या मिलता है कि उसका जो शोषण है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो गया, जागरूक हो गया और सशक्त हो गया है। प्रश्न संख्या 16, दबाव समूह लोकतंत्र में कैसे सहायक होते हैं। परिचय, लोकतंत्र में केवल सरकार और राजनीतिक दल ही भूमिका नहीं निभाते, बल्कि विभिन्न सामाजिक समूह भी महत्वपूर्ण होते हैं। दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये समूह जनता की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लोकतंत्र में जो सरकार होती है और राजनीतिक दल जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कुछ और भी समूह हैं जो इसी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज में, जिनको हम सामाजिक समूह कहते हैं। और उन्हीं में से एक सामाजिक समूह है जिसको क्या कहा जाता है, दबाव समूह। तो दबाव समूह क्या करता है, सरकार को प्रभावित करता है और जो भी जनता की जो मांग है या समस्याएं हैं उनको किसके पास पहुंचाता है, सरकार के पास पहुंचाता है। अब ये कैसे सहायक हैं लोकतंत्र में, देखिए सबसे पहला, जनहित से जुड़ी मांगों को उठाना। तो दबाव समूह क्या करता है, समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसान, मजदूर, कर्मचारी और छात्र की समस्याओं को सामने लाते हैं। ये समूह धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान जन समस्याओं की ओर आकर्षित करते हैं। इससे दबे हुए वर्गों की आवाज़ मजबूत होती है।
अब बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे समूह हैं जो अपनी बात जो है, ऐसे कमज़ोर वर्ग हैं जो अपनी बात सरकार के सामने नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे ही लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सरकार के सामने लाने का कार्य कौन करते हैं? दबाव समूह करते हैं। जैसे किसान हैं या मजदूर हैं या कर्मचारी हैं या छात्र हैं, इनकी किसी भी प्रकार की जो समस्या है तो उनको दबाव समूह क्या करते हैं? सरकार के सामने लाते हैं। और किस तरीके से ये उन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं? या तो ये क्या करते हैं? धरना करते हैं या प्रदर्शन करते हैं, और कई बार क्या करते हैं? अपना ज्ञापन भी दे देते हैं सरकार को। और इसकी वजह से क्या होता है, जो सरकार का जो ध्यान है वो इन समस्याओं की तरफ आ जाता है। और इससे क्या होता है, जो बहुत कमज़ोर वर्ग हैं, दबे हुए वर्ग हैं, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, जिनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, उनकी बातें भी सरकार के सामने आ जाती हैं। दूसरा है सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। दबाव समूह सरकारी नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये सरकार को सुझाव देते हैं कि कौन सी नीति जनता के हित में है और कौन सी नहीं। कई बार दबाव समूहों की मांगों के अनुसार नीतियों में बदलाव भी करती है। अब जो दबाव समूह है वो क्या है, सरकार की नीतियों और निर्णयों को बदल भी सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, सरकार को सुझाव देंगे। अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है, कोई नीति बनाई है, कोई नियम बनाया है और दबाव समूह को ऐसा लगता है कि ये जनता के फेवर में नहीं है, उनके हित में नहीं है, तो क्या करेगी, वो सरकार पे उस चीज़ के लिए दबाव बनाएगी कि उस नियम को क्या करे, या तो रद्द करे या बदले। तो इस वजह से क्या होगा, सरकार को कई बार क्या होगा, अपनी नीतियों को उनके हिसाब से बदलना भी पड़ता है। तीसरा है लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखना। दबाव समूह सरकार पर निरंतर निगरानी रखते हैं और उसे मनमानी करने से रोकते हैं। ये सत्ता के केंद्रीकरण को कम करते हैं, लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाते हैं। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था, दबाव समूह क्या कर रहा है, सरकार पे हमेशा नज़र रखते हैं, और नज़र रखने की वजह से क्या होता है, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। और ये सत्ता के केंद्रीकरण को कम करते हैं। सत्ता के केंद्रीकरण से हमारा क्या मतलब है, जब जितनी भी शक्तियां हैं और निर्णय लेने का अधिकार किसी एक व्यक्ति, जैसे केंद्र सरकार के पास ही अगर वो आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, शक्ति का केंद्रीकरण। और यदि हम जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी शक्तियां हैं उसको आपस में बांट देते हैं, कुछ हम केंद्र सरकार को दे देते हैं, कुछ हम राज्य सरकारों को दे देते हैं, कुछ हम स्थानीय स्तर की सरकारों को दे देते हैं, तो इस तरीके की सत्ता को क्या कहा जाता है, इसको हम कह सकते हैं कि सत्ता को हमने क्या कर दिया है, विकेंद्रित कर दिया है, विकेंद्रीकरण कर दिया है सरकार का। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो सत्ता का केंद्रीकरण है उसको ये दबाव समूह क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और इससे क्या हो जाता है, जो भी लोकतंत्र है या जो सरकार है वो अधिक उत्तरदायी हो जाती है जनता के प्रति, और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, मजबूत होती है। निष्कर्ष, दबाव समूह लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। ये लोकतंत्र को सक्रिय और प्रभावी बनाते हैं। इनके बिना लोकतंत्र अधूरा माना जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक ब्रिज का, एक सेतु का काम कर रहे हैं, किस किस के बीच में, जनता के बीच में और सरकार के बीच में। और इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत अच्छे से कार्य कर पाता है, सक्रिय रूप से कार्य कर पाता है, बहुत प्रभावी बन जाता है। और बिना इसके हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है वो क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है। प्रश्न संख्या 17, लोकतंत्र में सामाजिक विविधता और सामंजस्य कैसे संभव है? परिचय, भारत जैसे देश में भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इतनी विविधता के बावजूद सामाजिक एकता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र इस विविधता को सामंजस्य में बदलने का माध्यम प्रदान करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो विविधता से भरा हुआ देश है। इसमें विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले, विभिन्न प्रकार की धर्म, जाति और संस्कृति वाले जो लोग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब इतनी ज़्यादा विविधता लोगों के बीच में, इतनी ज़्यादा विभिन्नता, अंतर के बावजूद भी हमें क्या करना है, एकता बनाए रखनी है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है। तो ये चुनौती का हम सामना सिर्फ किस वजह से कर सकते हैं, क्योंकि भारत क्या है, एक लोकतंत्र देश है। अब ये संभव कैसे है, तो इसको संभव करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिन पे हमें चलना पड़ेगा, जिन पे हमें काम करना पड़ेगा। और वो है, पहला है समानता,
और समानता और समान अधिकार। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं। संविधान जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास, समानता की भावना विकसित होती है। तो हमने देखा, हमें पता है कि हमारे मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार एक प्रमुख अधिकार है। और यहाँ पे क्या है, सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग के हों, लेकिन उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि भेदभाव नहीं किया जाता, इसी से क्या होता है, लोगों के बीच विभिन्न जो भी समुदाय है उनके बीच क्या बना रहता है, विश्वास बना रहता है और समानता की भावना उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता की भावना। लोकतंत्र में राज्य किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, सभी धर्म को समान समान सम्मान दिया जाता है, जिससे धार्मिक टकराव की संभावना कम होती है। यह सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में सहायक होता है। तो लोकतंत्र में हम क्या देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सभी धर्म जो है वो समान है, और हाँ, यहाँ भारत में किसी भी धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सभी को बराबर सम्मान दिया जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, धार्मिक रूप से जो टकराव होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, सभी एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता, या कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट जो है, एक दूसरे के धर्म की जो रिस्पेक्ट हम यहाँ पे भारत में देखने को मिलती है। तीसरा है संवाद और सहिष्णुता। लोकतंत्र मतभेदों को बातचीत और चर्चा के माध्यम से सुलझाने पर जोर देता है। इससे विभिन्न समूहों के बीच सहिष्णुता और समझ विकसित होती है। यही संवाद सामाजिक सामंजस्य का आधार बनता है। तो लोकतंत्र मतभेदों को बातचीत और चर्चा के माध्यम से क्या करता है, एक तो सुलझाता है, और इससे क्या होता है, जितने भी सामाजिक समूह हैं उन्हें ये दिखाई देता है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है, तो वो एक दूसरे के हर तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। और इसी से क्या होता है, हमारे समाज में एक बैलेंस बना हुआ रहता है। निष्कर्ष, लोकतंत्र विविधताओं को स्वीकार करके क्या करता है, उसे एकता में बदलता है, और इससे क्या होता है, सामंजस्य बना हुआ रहता है, शांति बनी हुई रहती है, और इसी से क्या होगा, विविधता में एकता जो है वो देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 18, प्राकृतिक आपदा के समय वैकल्पिक संचार माध्यमों का महत्व बताइए। परिचय, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ और चक्रवात के समय जैसे कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप है, बाढ़ है, चक्रवात है, जिसमें हम देखते हैं कि सामान्यतः क्या होता है, पूरी तरीके से जो भी संचार साधन है, जो भी हमारे कम्युनिकेशन वाले चैनल्स हैं, वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, समय से कोई भी जो सूचना है वो नहीं पहुंच पाती, और सूचना नहीं पहुंच पाती तो इसकी वजह से क्या है, कोई भी राहत कार्य जो है वो नहीं नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को समय से कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो वैकल्पिक संचार माध्यम है उनका क्या हो रहा है, महत्व बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ वैकल्पिक संचार माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है रेडियो और वायरलेस संचार। रेडियो बैटरी से चल सकता है और बिजली न होने पर भी काम करता है। आपदा के समय रेडियो के माध्यम से चेतावनी और राहत संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। इससे जान माल की हानि कम की जा सकती है। अब जैसा हमें पता है कि जो रेडियो है वो किससे चलता है, बैटरी से चलता है, और अगर किसी भी कारण से, किसी आपदा की वजह से बिजली नहीं आ रही है तो उस स्थिति में भी क्या है, रेडियो काम कर सकता है। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की हमें कोई चेतावनी देनी है, लोगों को अलर्ट करना है, या आपदा के बाद उनको किसी भी राहत संबंधी जानकारी हमें देनी है, तो हम आसानी से रेडियो के माध्यम से दे सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हानि है, किसी भी प्रकार की हानि, जान माल की हानि जो है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा है सैटेलाइट संचार प्रणाली। सैटेलाइट फ़ोन दूरस्थ और प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखने में मदद करते हैं। राहत एजेंसियां और सरकार इनका उपयोग समन्वय के लिए करती है। इससे बचाव कार्य अधिक प्रभावी बनता है। तो जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, ऐसे स्थान जहाँ पे आपदा के कारण अब पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया है, जो बहुत दूरस्थ हैं,
और ऐसे आपदाओं वाले क्षेत्रों में हैं तो वहाँ से क्या होता है, हमारा संपर्क पूरी तरीके से टूट जाता है। तो उस संपर्क को बनाने में कौन हमारी मदद कर सकता है? सैटेलाइट फ़ोन मदद कर सकता है। तीसरा है डिजिटल और सोशल मीडिया। डिजिटल और सोशल मीडिया, आज के समय में सोशल मीडिया सूचना प्रसार का तेज माध्यम बन गया है। इसके द्वारा लोग मदद की अपील कर सकते हैं और प्रशासन को स्थिति से अवगत करा सकते हैं। इससे राहत कार्यों में तेज़ी आती है। तो जैसा हम जानते हैं कि आजकल के समय में क्या है, सोशल मीडिया जो है वो बहुत तेज़ी से सूचनाओं को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाता है, और किसी भी प्रकार की अगर हमें मदद चाहिए तो हम सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम से वो आसानी से पा सकते हैं। और इससे क्या हो सकता है, हम प्रशासन को भी बता सकते हैं कि इस समय क्या स्थिति चल रही है, उन्हें पूरी तरीके का अपडेट दिया जा सकता है। निष्कर्ष, वैकल्पिक संचार माध्यम आपदा प्रबंधन की रीढ़ होते हैं। ये संकट के समय सही जानकारी पहुंचाकर अनेक जीवन बचाते हैं। इनके बिना राहत कार्य अधूरे रह जाते हैं। तो जो वैकल्पिक संचार माध्यम क्या है, एक तरीके से रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सही जानकारी पहुंचाते हैं सही समय पे, और इसकी वजह से क्या होता है, जीवन बच सकता है। और अगर ये ना हो तो बहुत सारे ऐसे राहत कार्य हैं जो क्या रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। प्रश्न संख्या 19, सिलक्यारा टनल दुर्घटना में प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। परिचय। सिलक्यारा टनल दुर्घटना एक गंभीर निर्माण दुर्घटना थी जिसने बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित किया। इस दुर्घटना में श्रमिक टनल के अंदर फंस गए थे। बचाव कार्य के दौरान कई प्रकार की जो बाधाएं थी वो सामने आई। तो जो सिलक्यारा टनल जो इंसिडेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। तो उत्तराखंड में क्या था, एक सड़क सुरंग बनाई जा रही थी जो उस समय जिसका निर्माण ही हो रहा था, और ये मुख्यतः जो चारधाम सड़क परियोजना जो है उसका ये हिस्सा भी है। तो जब ये सड़क सुरंग बनाई जा रही थी तो उस समय क्या हुआ, बहुत सारे श्रमिक जो इस टनल को बना रहे थे वो क्या हुआ, अंदर ही फंस गए। तो इसकी वजह से बहुत सारी जो बाधाएं थी वो देखने को मिली। पहला, भूगर्भीय अस्थिरता। टनल क्षेत्र की चट्टानें कमज़ोर और अस्थिर थी जिसके कारण अचानक मलबा गिर गया। इससे टनल का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया या बचाव कार्य की सबसे बड़ी बाधा बनी। तो जब इस तरीके की दुर्घटना हुई और बचाव कार्य उन तक पहुंचाने की कोशिश की गई तो क्या हुआ, क्योंकि चट्टानें बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी तो पूरा जो मलबा था वो टनल के मार्ग में फंस गया, और इस वजह से जो बचाव कार्य जो भी लोग करना चाह रहे थे वो उस टनल के अंदर नहीं आ पाया। दूसरा है सीमित ऑक्सीजन और स्थान। टनल के अंदर फंसे श्रमिकों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। सीमित स्थान होने के कारण राहत सामग्री पहुंचाना भी कठिन हो गया। इससे स्थिति और अधिक गंभीर बन गई। अब ये जो टनल में जो फंसे हुए लोग थे वहाँ क्या हुआ, एक तो ऑक्सीजन की कमी भी हो गई, और दूसरा क्योंकि स्थान बहुत कम था, बहुत छोटा था, इसलिए जो भी राहत उन तक पहुँचानी थी वो भी बहुत मुश्किल हो गई, और इससे जो स्थिति थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा गंभीर हो गई। तीसरा है तकनीकी और यांत्रिक समस्याएं। भारी मशीनों को संकरे रास्तों से अंदर ले जाना आसान नहीं था। ड्रिलिंग और मलबा हटाने में समय लगा, इससे बचाव कार्य में देरी हुई। अब मशीनें इतनी बड़ी, इतनी भारी मशीनें और रास्ते इतने पतले थे तो उनको अंदर ले जाना एक तो मशीनों को बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और क्योंकि ड्रिलिंग नहीं हो पाएगी, वहाँ से मलबा नहीं हट पाएगा, तो जो बचाव कार्य था उसमें भी क्या हुई, बहुत ज़्यादा देरी हुई। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, सिलक्यारा टनल दुर्घटना में निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा उपायों की अनदेखी को उजागर किया। इस घटना से भविष्य में बेहतर योजना और तकनीक अपनाने की सीख मिली। तो ये जो इंसिडेंट हुआ इससे एक तो हमारी जितनी भी निर्माण परियोजनाएं, जो भी हमारे नए प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उसमें हमें देखने को मिला कि सुरक्षा को कितना ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, और ये कोशिश की गई कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, और इसके लिए हम पूरी तरीके से प्लानिंग करें और अच्छी टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे अच्छी तकनीक का हम इस्तेमाल करें, जिससे भविष्य में ऐसी जो दुर्घटना उसको होने से रोका जा सके। भारत में लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 20 से प्रश्न संख्या 26 तक के जो हमारे प्रश्न रहेंगे वो 4 नंबर के रहेंगे, और हमारा जो फॉर्मेट रहेगा, अभी तक जो हम फॉर्मेट लेते हुए चल रहे थे उसी फॉर्मेट पे आगे बढ़ेंगे। परिचय, और फिर जो भी हमारे आंसर का जो कंटेंट है वो, और लास्ट में निष्कर्ष।
3 नंबर के जो उत्तर थे उसमें हमने 3 पॉइंट्स लिखे थे हेडिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 पॉइंट्स करेंगे हेडिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो परिचय, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वोच्च सत्ता रखती है और अपनी सरकार का चयन करती है। भारत में लोकतंत्र की विशेषताएं इसे मजबूत, स्थिर और सभी नागरिकों के लिए सशक्त बनाती हैं। ये विशेषताएं भारतीय संविधान और समाज की संरचना से जुड़ी हुई हैं। तो हम जानते ही हैं कि जो लोकतंत्र है वो एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सबसे ऊपर कौन है, जनता होती है, क्योंकि जनता ही क्या करती है, सरकार को चुनती है। और इसीलिए क्या होता है, लोकतंत्र में हमें देखने को मिलता है कि बहुत मजबूत, स्थिर और सशक्त जो होता है वो लोकतंत्र बन पाता है इस वजह से। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है सार्वभौमिक मताधिकार। भारत में सभी नागरिक 18 वर्ष और उसके ऊपर के मतदान के अधिकार रखते हैं। इससे हर व्यक्ति शासन में सीधे भाग ले सकता है और अपनी पसंद की सरकार चुन सकता है। यह लोकतंत्र की मूल नींव है और समान अधिकार सुनिश्चित करता है। तो ये प्रश्न आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हमारा तात्पर्य क्या है, जो भी नागरिक जो 18 वर्ष के हैं या उसके ऊपर के हैं उन्हें किस चीज़ का अधिकार है, मतदान का अधिकार है। इससे क्या होता है, हर व्यक्ति सीधे डायरेक्ट क्या कर सकता है, शासन में हिस्सा ले रहा है, अपनी पसंद से सरकार चुन सकता है। और यही क्या है, हमारा जो लोकतंत्र है उसका मेन जो आधार है वो क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दूसरा बिंदु है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में राजनीतिक सत्ता विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बटी हुई है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है और जनता को कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। बहुदलीय प्रणाली निर्णय में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाती है। इससे पहले हमने 1 नंबर वाले प्रश्नों में इसको डिस्कस किया था। बहुदलीय व्यवस्था क्या है, जिसमें चुनाव में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक दल जो होते हैं वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो राजनीतिक सत्ता क्या है वो बहुत सारे दलों के बीच में बटी हुई है और इससे क्या हो रहा है, सत्ता केंद्रीकरण नहीं हो रहा है। जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अलग अलग भागों में। कैसे बढ़ जाती है, कुछ शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को मिल जाती है, कुछ शक्ति राज्य सरकार को मिल जाती है और कुछ शक्ति जो भी स्थानीय सरकारें हैं उनको मिल जाती है। और इसकी वजह से क्या है, जनता के पास बहुत सारे विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि एक पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो दूसरी पार्टी को चुन सकते हैं, दूसरी नहीं कर रही है तो तीसरी को कर सकते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, जो भी राजनीतिक दल हैं वो भी क्या होता है, जिम्मेदार बनते हैं। और साथ ही साथ जो बहुदलीय प्रणाली है उससे क्या होता है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लोगों को पता होता है, जनता को पता होता है, पूरी पारदर्शिता हमें इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगला बिंदु है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। लोकतंत्र की स्थिरता के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। भारत में न्यायपालिका सरकार की नीतियों और कानूनों की समीक्षा करती है। यह नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है और संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए भारत में क्या है, जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, क्योंकि ना ही उस पर जो हमारी कार्यपालिका है और ना ही जो हमारी विधायिका है वो इस पर किसी भी तरीके का कंट्रोल यहाँ पे ले सकती है। तो भारत की न्यायपालिका क्या है, जो भी सरकार जो भी नियम बनाती है या जो भी कानून बनाती है उसकी समीक्षा कौन करता है, हमारी न्यायपालिका करती है। इसके अलावा न्यायपालिका क्या करती है, हमारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा भी करती है। और संविधान सर्वोच्च है, ये कौन सुनिश्चित करता है, ये भी न्यायपालिका सुनिश्चित करती है। अगला बिंदु है कानून का शासन। लोकतंत्र में सभी नागरिक, चाहे वो सरकार में हो या आम जनता, कानून के अधीन होते हैं। किसी के साथ मनमानी नहीं हो सकती। यह व्यवस्था न्याय और समानता सुनिश्चित करती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है। इस बिंदु को हम पहले भी प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं। कानून का शासन का मतलब क्या हो गया, चाहे सरकार हो चाहे आम जनता हो, सब किसके अंडर में है, कानून के अंडर में है। और यहाँ पे कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्याय है, समानता है और जो हमारी सरकार क्या है वो जवाबदेह है। निष्कर्ष, भारत में लोकतंत्र की ये विशेषताएं इसे स्थिर बनाती हैं, सशक्त बनाती हैं। ये जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है और शासन को पारदर्शी बनाता है। तो लोकतंत्र क्या करता है, हमारे जो अधिकार हैं और जो हमारी स्वतंत्रता है उसको सुरक्षित करता है और जिससे क्या होता है, शासन क्या होता है,
पारदर्शी बनता है। प्रश्न संख्या 21, भारत में सामाजिक न्याय की आवश्यकता और उपाय समझाइए। उत्तर, आधार पर भेदभाव होने के कारण सामाजिक न्याय की आवश्यकता बहुत अधिक है। यह समाज में समानता और सामंजस्य स्थापित करता है। देखिए, किसी के भी साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए क्या है, सामाजिक न्याय होना बहुत ज़रूरी है। अब सामाजिक न्याय बना रहे, इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? पहला, शिक्षा के अवसर। सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। इससे सभी वर्ग समान अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक न्याय में हमने क्या किया, जो शिक्षा है वो हमने सभी को उपलब्ध करवाई, चाहे वो कोई अनुसूचित जाति हो, एससी हो, अनुसूचित जनजाति, एसटी, या पिछड़े वर्ग ओबीसी, उसके लिए हमने क्या किया, आरक्षण किया हुआ है, रिजर्वेशन दिया जाता है। छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप की बहुत सारी योजनाएं लेके आई जाती हैं, जिससे क्या हो, हर वर्ग को समान अवसर मिल सके। दूसरा बिंदु है रोजगार का और आरक्षण। सरकार ने सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया। यह आर्थिक असमानता को कम करके रोजगार सृजन में मदद करता है। सरकार क्या करती है, जो भी सामाजिक या आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उसे सरकारी नौकरी और शिक्षा में क्या देती है, आरक्षण देती है। जैसे हम देखते भी हैं कि सामाजिक रूप से तो देखते ही थे, अब आर्थिक रूप से EWS वाला जो हमें कोटा देखने को मिलता है वो इसी का एक उदाहरण है। तो इससे क्या होता है, एक तो जो असमानता है वो कम होती है और साथ में ही रोज़गार जो है वो लोगों को रोज़गार उपलब्ध होता है। तीसरा है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को समान अधिकार, सुरक्षा और शिक्षा उपलब्ध कराना भी सामाजिक न्याय का हिस्सा है। इसके तहत सरकार ने महिला सुरक्षा कानून, बेटी बचाओ अभियान और स्कॉलरशिप योजनाएं लागू की है। अब सरकार क्या है, महिलाओं के लिए भी बहुत कार्य कर रही है, जैसे उनको भी अधिकार देना, उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराना। अब इसके लिए क्या करती है सरकार, अलग अलग कानून बनाती है उनकी सुरक्षा के लिए, कुछ अभियान चलाती है, जैसे बेटी बचाओ अभियान, या बहुत सारी स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं जो हैं वो महिलाओं के लिए भी चलाई जाती हैं। चौथा बिंदु है आर्थिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजना। गरीबी और बेरोजगारी कम करने के लिए विभिन्न योजना जैसे मनरेगा, वृद्धा पेंशन और स्वास्थ्य योजनाएं लागू की गई है। यह समाज के कमज़ोर वर्गों को सुरक्षित बनाता है। तो आर्थिक सुरक्षा और कल्याण करने के लिए सरकार क्या कर रही है, जो हमारी दो प्रमुख समस्याएं जो है हमारे देश की, जिसमें से एक है गरीबी और दूसरी है बेरोज़गारी, तो उसको कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं, जैसे मनरेगा, जिसमें हम देखते हैं कि साल में 100 दिन का जो रोज़गार है वो लोगों को दिया जाता है, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में। और बहुत सारी पेंशन जो योजनाएं वो चलाई जाती हैं, स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको सुरक्षा मिलती है। निष्कर्ष, सामाजिक न्याय के उपाय समाज में समानता और अवसर प्रदान करते हैं। इससे सामाजिक संघर्ष भी कम होता है और देश का क्या होता है, विकास होता है। प्रश्न संख्या 22, भारत में पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताइए। परिचय। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आज की दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत में प्रदूषण, जंगल कटाई और जल संकट जैसी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कई नीतियां लागू की हैं। देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनकी सुरक्षा और जो पर्यावरण का संरक्षण है, जो एक हमारे समाज में, हमारी दुनिया में सबसे बड़ी एक समस्या बनी हुई है, वो बहुत ज़रूरी है। अब जो प्रदूषण है, जंगल कटाई है और जल संकट जो मुख्य जो समस्याएं हैं, उनको रोकने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए सरकार क्या है, बहुत सारी नीतियाँ लेके आई है, जिसमें सबसे पहला है वन संरक्षण। वनों को आरक्षित और संरक्षित श्रेणियों में बांटा गया है। वन संरक्षण से जैव विविधता बनी रहती है और पारिस्थितिक संतुलन सुरक्षित रहता है। यह मिट्टी कटाव और बाढ़ को भी नियंत्रित करता है। अब जो वन है, जैसा हमने पिछले प्रश्न में ये डिस्कस भी किया था कि वन में हमने अवर्गीकृत वन और आरक्षित वनों के बारे में पढ़ा था, तो वनों की एक तीसरी भी कैटेगरी है जिसको हम क्या कहते हैं, संरक्षित वन। जो संरक्षित वन है ये भी
अवर्गीकृत वन की तरह क्या है, ये भी सरकार के संरक्षण में है, सरकार इनको पूरा संरक्षण देती है, लेकिन क्या है यहाँ पे कुछ नियंत्रण के साथ हम क्या कर सकते हैं, इन जंगलों से मिलने वाली जो सामग्री है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी आरक्षित और संरक्षित जो वन है, पहले तो हमने उनको श्रेणी में बांट दिया। उसके अलावा अब इससे क्या होगा, एक जैव विविधता बनी रहेगी। जैव विविधता से हमारा क्या तात्पर्य है, जैसे पृथ्वी है तो उस पर हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे, जानवर और छोटे मोटे जीव पाए जाते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जैव विविधता। तो एक तो क्या होगा, ऐसे जो पौधे हैं, जानवर हैं, छोटे जीव हैं, इन सब का क्या होगा, संरक्षण होगा। उसके अलावा क्या होगा, पारिस्थितिक संतुलन। पारिस्थितिक संतुलन का क्या मतलब है, जो प्रकृति है और या जो भी ये जीव हैं, इनके बीच क्या होगा, एक बैलेंस, एक सही तालमेल जो है वो बना रहेगा। और यह मिट्टी के कटाव और बाढ़ को भी नियंत्रित करेगी। अब अगर हम जंगलों को बचाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मिट्टी के कटाव को रोकेगा और बाढ़ को भी रोकेगा, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो क्या करेंगी, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। उसके अलावा दूसरा बिंदु है जल संरक्षण। भारत में जल संरक्षण के लिए बरसाती पानी संचयन, बांध और जल पुनर्चक्रण जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। यह जल संरक्षण से कृषि और घरेलू उपयोग सुनिश्चित होता है। तो जल संरक्षण में हम क्या देखते हैं कि एक तो जो बरसात से जो पानी मिलता है उसको कलेक्ट करना, उसका संचयन करना, ये भी एक तरीके से जल संरक्षण है। या कुछ ऐसी जैसे जल पुनर्चक्रण हो गया, या बांध, ऐसी जो योजनाएं हैं उनको लागू करना, जिससे क्या होगा, पानी को बचाया जा सकता है। और फिर उसके बाद जो हमने जल को संरक्षित किया गया है उसको हम अन्य कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कृषि में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है या घरेलू कार्यों में भी उनका इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है, प्रदूषण नियंत्रण। अब वायु जल प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, कुछ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसने बनाई है, कुछ कमिटीज़ बनाई है। प्लास्टिक जो है उसके यूज़ पे प्रतिबंध लगाया है, कुछ कानून बनाए हैं, औद्योगिक नियम बनाए हैं। इससे लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, हमारे स्वास्थ्य की भी सेफ्टी हो जाती है। चौथा बिंदु है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की जाती है। इससे पर्यावरणीय संतुलन और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो नवीकरणीय जो संसाधन है, आपको बताया था मैंने, वह संसाधन जिनका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं और जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करते हैं। तो इसके उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके प्रमुख उदाहरण क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। तो इससे क्या होता है, जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो जीवाश्म ईंधन जो है, जो जीवाश्म ईंधन जिनको बनने में बहुत सालों का, बहुत वर्षों का समय, लाखों वर्षों का समय लगता है, उन पे हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस। और इससे क्या होगा, पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा और ऊर्जा भी जो है वो सुरक्षित रहेगी। निष्कर्ष, पर्यावरण संरक्षण के उपाय प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं। इससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन सुरक्षित और टिकाऊ बनता है। तो इससे क्या होगा, अगर हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करते हैं और अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखते हैं, तो जो वर्तमान में जो पीढ़ी है वो तो इनका इस्तेमाल कर ही पाएगी, और साथ ही साथ क्या होगा, भविष्य की पीढ़ी, जिसको हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास, भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, भारत में महिला सशक्तिकरण के उपाय समझाइए। परिचय। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को समाज, शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर देना और अधिकार देना। भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई उपाय किए गए हैं। तो महिला सशक्तिकरण से हमारा क्या मतलब है, महिलाओं को समाज में शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो, समान अवसर दिए जाएं, समान अधिकार दिए जाएं। और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए क्या है, सरकार द्वारा बहुत सारे कार्य भी किए गए हैं, उपाय किए गए हैं, जिसमें से पहला है शिक्षा का अधिकार। महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। सरकार ने महिला शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा और स्कूल प्रवेश योजनाएं लागू की हैं। यह सशक्तिकरण का आधार है। तो सरकार ने क्या किया है, एक तो शिक्षा में समान अवसर दिए गए हैं, जिस तरीके से
पुरुषों को या लड़कों को शिक्षा पाने का अधिकार है, उसी प्रकार से लड़कियों को भी शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए ताकि वो आगे बढ़ सकें, उनको स्कॉलरशिप की बहुत सारी योजनाएं उनके लिए चलाई जाती हैं, निःशुल्क शिक्षा उनको प्रदान की जाती हैं। स्कूल प्रवेश के लिए भी उनके लिए बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो लागू की गई हैं, जिससे क्या होता है वो सशक्तिकरण उनका हो पाता है। दूसरा है आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं और आर्थिक निर्णयों में भाग ले सकती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए क्या किया गया, एक तो स्वरोजगार, जिससे वो खुद को रोज़गार दे सकें, इस तरीके से उनके अंदर स्किल डेवलप किए जाते हैं, ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और इसके अलावा उनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा मदद दी जाती है, जिससे क्या होता है वो आर्थिक रूप से क्या हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही हैं। और फिर उसके बाद आर्थिक रूप से जब आत्मनिर्भर होती है तो बहुत सारे जो आर्थिक फैसले होते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं, वो महिलाएं खुद से ले सकती हैं। तीसरा है कानूनी सुरक्षा। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए घरेलू हिंसा, दहेज और यौन उत्पीड़न विरोधी कानून बनाए गए हैं। इससे महिलाएं हिंसा और भेदभाव से बच सकती है। सरकार ने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए हैं जिससे जो घरेलू हिंसा उनको देखने को मिलती थी घरों में, डोमेस्टिक वायलेंस या दहेज, यौन उत्पीड़न, इनके विरोध में क्या किया, बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जिनसे क्या हुआ, उनको इस हिंसा से और भेदभाव से बचाया जा सके। चौथा बिंदु है राजनीतिक भागीदारी। महिलाओं के लिए पंचायत और लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था है। इससे महिलाएं नीतिगत निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग ले सकती है। तो हम देखते हैं राजनीति में जो महिलाएं हैं, पंचायत में जैसे अगर हम उनके आरक्षण की बात करें तो 1/3 आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया गया है। लोकसभा में भी अभी इससे जुड़े हुए कई जो प्रस्ताव हैं वो लाए गए हैं। अभी आरक्षण मिला तो नहीं है, लेकिन भविष्य में लोकसभा में भी हमें महिलाओं को आरक्षण देखने को मिल सकता है। तो इससे क्या होता है, जो निर्णय है उसमें डायरेक्ट रूप से हम महिलाओं का योगदान देखते हैं। निष्कर्ष, महिला सशक्तिकरण समाज और देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समान अवसर और सम्मान प्रदान करता है। तो सशक्तिकरण से क्या हुआ, एक तो ये देश के विकास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रही हैं महिलाएं, और खुद भी आत्मनिर्भर हो रही हैं, उनको समान अवसर मिल रहा है, और अवसर के साथ साथ उन्हें क्या मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। प्रश्न संख्या 24, भारत में गरीबी निवारण के मुख्य उपाय बताइए। परिचय, गरीबी भारत की गंभीर समस्या है। देश में बेरोजगारी, कम आय और असमान वितरण के कारण गरीबी फैली हुई है। गरीबी निवारण के लिए सरकार ने विभिन्न योजना और उपाय लागू किए हैं। तो जैसा कि हम पिछले प्रश्न में भी डिस्कस कर चुके हैं कि गरीबी और बेरोजगारी ये भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक है। कम आय, असमान वितरण, ये और बेरोजगारी, ये कुछ प्रमुख कारण जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलती है, गरीबी या निर्धनता देखने को मिलती है। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार ने गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है, बहुत सारे गरीबी को हटाने के कार्यक्रम चलाए हुए हैं। उनमें से कुछ कार्यक्रम हैं रोजगार सृजन योजनाएं। मनरेगा जैसी योजनाएं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया जाता है। इससे लोगों की आय बढ़ती है और गरीबी कम होती है। तो मनरेगा जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो ग्रामीण परिवार हैं उसमें क्या होता है, हर साल 100 दिन के रोज़गार की जो गारंटी है वो सरकार द्वारा दी जाती है। और इससे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो रोज़गार मिलता है, और रोज़गार जब उनको काम मिलता है तो इससे क्या होता है, उनकी आय बढ़ती है, और आय बढ़ने से क्या हो जाता है, गरीबी कम हो जाती है। दूसरा है शिक्षा और प्रशिक्षण। गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण आवश्यक है। सरकार ने स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की है। तो सरकार क्या कर रही है, गरीबी दूर करने के लिए एक तो शिक्षा दे रही है और साथ में उनका कौशल भी विकसित कर रही है। शिक्षा, स्कूल के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। उसके अलावा व्यवसाय से जुड़े हुए प्रशिक्षण भी उन्हें दिए जा रहे हैं। कोई खास ऐसा काम हो या कोई ऐसा पेशा हो, उससे जुड़ी हुई क्या दे रही है सरकार, उनको ट्रेनिंग दे रही है। जैसे सिलाई से जुड़ी हुई कोई ट्रेनिंग उनको देना, कंप्यूटर या इलेक्ट्रीशियन, इनसे जुड़ी हुई जो प्रशिक्षण देते हैं उनको क्या कहा जाता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण कहा जाता है। या इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप योजनाएं भी चलाई जाती हैं। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं। वृद्धा पेंशन, मातृ सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं जैसे उपाय गरीबों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे उनकी जीवन शैली में सुधार आता है।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनकी सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में क्या किया जा रहा है। एक तो वृद्धों को पेंशन दी जाती है, जो बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन दी जा रही है, मातृ सुरक्षा की जा रही है, माताओं की सुरक्षा की जा रही है, बहुत सारी स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे क्या होता है जो गरीब परिवार है उनको सुरक्षा मिलती है और उनकी जीवन शैली भी सुधरती है। वित्तीय समावेशन, बैंकिंग ऋण सुविधाएं गरीब वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं। इससे वे स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय कर सकते हैं। अब सरकार ने ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जैसे ग्रामीण बैंक हो गए, बैंकिंग की सुविधाएं हो गई, उनको ऋण देना, कम ब्याज पे ऋण देना, जिससे वो साहूकारों पे जो उनकी निर्भरता है वो कम हो सके। और इसके अलावा उनको स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय जो हैं उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प करना। निष्कर्ष, गरीबी निवारण के उपाय समाज में आर्थिक समानता और स्थिरता लाते हैं। इससे गरीब वर्ग के जीवन स्तर में सुधार और देश के विकास में योगदान होता है। तो इस तरीके की गरीबी हटाने के जो उपाय सरकार द्वारा किए जाते हैं, इससे क्या होता है, एक तो हमारे समाज में समानता आती है और स्थिरता आती है, और किस तरीके की आर्थिक रूप से समानता और स्थिरता देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, जो गरीब लोग हैं तो उनका जीवन स्तर सुधरता है, और उनका जीवन स्तर सुधरने के साथ ही साथ क्या होता है, हमारे देश का विकास भी होता है। प्रश्न संख्या 25, भारत में नागरिकों के मूल अधिकार और उनके महत्व को बताइए। परिचय, नागरिकों के मूल अधिकार संविधान द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ये अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नागरिकों का सशक्त होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो हमें पता है कि भारत में जो हमारा संविधान है वो हमें मूल अधिकार, मौलिक अधिकार देता है। 6 मौलिक अधिकार जो हैं संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं, और ये जो अधिकार हैं वो सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए। इससे क्या है, उनको स्वतंत्रता मिलता है और न्याय मिलता है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे हम उन अधिकारों की चर्चा करेंगे। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। सभी नागरिक जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समान है, या भेदभाव को समाप्त करता है और समान अवसर प्रदान करता है। यानी कि सभी जो लोग हैं वो चाहे किसी भी जाति के हों, धर्म के हों या लिंग के हों, लेकिन वो सभी क्या है, समान हैं। और इससे क्या होता है, जो भेदभाव है हमारे समाज में वो ख़त्म होता है और सभी को बराबर का अवसर मिलता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है। इससे समाज में खुलापन और जागरूकता आती है। अब दूसरा अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। किस प्रकार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, हम अपने विचार जो है वो दूसरे के सामने रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इससे क्या होता है, समाज में खुलापन आता है, हर कोई जागरूक होता है, हर कोई अपनी बात की सबके सामने रख पाता है। तीसरा है शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और रोजगार के अवसर नागरिकों को सशक्त बनाते हैं। संविधान के तहत सरकार ने शिक्षा और समान रोजगार सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। हमारे समाज में, लोकतंत्र में, भारत में सभी को शिक्षा का अधिकार है, रोजगार पाने का भी अधिकार है। इससे क्या होता है, हम सशक्त बनते हैं और इससे हमारे देश का विकास भी होता है। चौथा है न्याय और संरक्षण। मूल अधिकार नागरिकों को न्याय और कानूनी संरक्षण देते हैं। कोई भी सरकार या व्यक्ति इनके उल्लंघन का अधिकार नहीं रखता। यह लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो मौलिक अधिकार से क्या मिलता है, हमें न्याय मिलता है और हमारे कानून का संरक्षण भी होता है, और किसी भी व्यक्ति को या सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो इसका उल्लंघन कर सके। तो इससे क्या होता है, लोकतंत्र की रक्षा होती है। निष्कर्ष, मूल अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र, सुरक्षित और सशक्त बनाते हैं। ये लोकतंत्र के आधार हैं और समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न संख्या 26, भारत में आर्थिक विकास और सतत विकास के उपाय बताइए। परिचय, भारत में आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन इसके साथ पर्यावरण और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। सतत विकास का अर्थ है आज की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, बिना भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों को खतरे में डालना। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि हमारा जो देश है वो विकास तो बहुत तेज़ी से कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन हमें किस तरीके का विकास करना है, हमें सतत विकास करना है। हम आज की पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा करना ही है, लेकिन
जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हम संसाधनों का इतना गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करें कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए वो संसाधन बचे ही ना। तो इसके उपाय क्या हैं? इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला है हरित ऊर्जा का प्रयोग। हरित ऊर्जा यानी कि ऐसी ऊर्जा जो हमें प्रकृति से मिलती है और साथ ही वो पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा के प्रयोग से जीवाश्म ईंधन की खपत कम होती है। इससे पर्यावरण पर दबाव कम होता है और सतत विकास संभव होता है। तो हरित ऊर्जा कौन कौन सी है जिन्हें हम नवीनीकरणीय संसाधनों के रूप में भी पढ़ते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो इससे क्या होता है, जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनकी खपत कम होती है। ये प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा करते हैं और ये अनवीनीकरणीय संसाधन है, इनको बनने में बहुत समय लगता है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण पे दबाव कम होगा क्योंकि हम किस पे निर्भर हो जाएंगे? नवीनीकरणीय संसाधन पे। और इससे क्या होगा, सतत विकास होगा। आज की पीढ़ी की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी और भविष्य की जो पीढ़ी है उसकी भी ज़रूरतों को खतरा नहीं होगा। दूसरा बिंदु है संसाधनों का संरक्षण। जल, मिट्टी और वन संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। भारत में जल संचयन, वन संरक्षण और पुनर्चक्रण योजनाएं लागू की गई हैं। यह स्थायी विकास को सुनिश्चित करती है। अब हमें दूसरा क्या करना है, जो हमारे पास संसाधन जो भी मौजूद हैं, प्राकृतिक संसाधन, उनको संरक्षण करना है। जैसे जल संसाधन है, मृदा संसाधन है, वन संसाधन है, इन सब का हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। कैसे? जल को इकट्ठा करना, वन का संरक्षण करना और पुनर्चक्रण, बार बार इस्तेमाल करना किसी भी चीज़ का। जैसे जल है, पुनर्चक्रण के द्वारा हम उसका बार बार इस्तेमाल करें तो इससे क्या होता है? विकास होता है। तीसरा बिंदु है प्रदूषण नियंत्रण। वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार ने नियम और मानक बनाए हैं। इससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहते हैं। तो 3 प्रकार के जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल और ध्वनि प्रदूषण है, इस पे क्या करना चाहिए? नियंत्रण लगाना चाहिए। सरकार ने ऐसे बहुत सारे नियम और कानून भी बनाए हुए हैं, ऐसे मानक तय किए गए हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहता है और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है। चौथा है ग्रामीण और शहरी विकास का संतुलन। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाकर शहरीकरण पर दबाव कम किया जाता है। यह सतत विकास का एक अहम तत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया गया है? रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई गई हैं ताकि लोग गांव से शहरों की तरफ ना जाएं, जिसको हम क्या कहते हैं? शहरीकरण। और इससे क्या होगा? शहरीकरण पे दबाव भी कम बनेगा और सतत विकास, यानी कि आज की पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो गई और भविष्य की पीढ़ियों को भी जो आवश्यकता है उन पर कोई भी खतरा ना आए। निष्कर्ष है, सतत विकास से आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण दोनों संभव होते हैं। इससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकती हैं। प्रश्न संख्या 27। अब हम प्रश्न संख्या 27 के अंतर्गत मानचित्र कार्य करेंगे। यहाँ पे दिए गए मानचित्र में कुछ स्थान पूछे गए हैं जिन्हें हमें सही जगह पर पहचान कर साफ साफ तरीके से चिन्हित करना है। परीक्षा में हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारे उत्तर हैं वो एकदम सटीक हों और सफाई का हम यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में जो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और दूसरा जो प्रश्न हमें पूछा गया वो पूछा गया वह स्थान जहां चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। तो वो स्थान कहाँ है जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? वो स्थान है अमृतसर, पंजाब में। कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब में। दूसरा हमसे पूछा गया था कि वह स्थान जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जो कि क्या है? प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है। पहले इसी को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। देखिए, मानचित्र में प्रश्न संख्या 27 में 2 प्रश्न जो हमसे पूछे जाते हैं, जो अ का हिस्सा है वो इतिहास से पूछे जाते हैं और 4 प्रश्न जो हैं प्रश्न संख्या 27 के ब में हमसे भूगोल से पूछे जाते हैं। तो 27 के ब में हम पहला देखेंगे
भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से ये सतलुज रिवर जो आती है वहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? भाखड़ा नांगल बांध। अगला है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र। तो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है मथुरा तेल शोधनशाला। तो मथुरा तेल शोधनशाला कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला है कैगा नाभिकीय शक्ति केंद्र। तो कैगा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटका। कैगा कर्नाटका। इस तरह हमने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर और मानचित्र कार्य को क्रमवार हल कर लिया है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। और ऐसे ही बोर्ड परीक्षा से जुड़े वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।